उसके बाद में फिर पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद में फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युगीन सभ्यता। और इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम चर्चा कर रहे हैं आपके कौन से प्रमुख स्थलों के बारे में। तो हमारी चर्चा हो रही है लोहे युगीन स्थलों के बारे में। लोहे युगीन स्थलों के बारे में सबसे पहले जिस स्थल को हम पढ़ रहे थे वो है आपके कौन सा स्थल, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है तो एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेराट सभ्यता, सबसे पहली बात कि ये आज वर्तमान के अंदर कहां पर है। पहले भी यही था कोटपुतली में, और पहले कोटपुतली जयपुर का भाग था। अब कोटपुतली स्वयं एक क्या है, जिला, यानी कि वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरोड। कौन सी नदी के किनारे विकसित है ये सभ्यता, तो बाणगंगा नदी के किनारे। इसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े थे, जैसे 1837 के अंदर इसी बेराट नामक स्थल से कैप्टन बट ने एक पहाड़ी जिसका नाम है बिज्जक की पहाड़ी, वहां से एक शिलालेख खोजा था जिसका नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख। फिर हमने चर्चा की 1871 और 72 के अंदर कार्लाइल ने भीमसेन की जो पहाड़ी है वहां से सम्राट अशोक का कौन सा दूसरा शिलालेख खोजा। तो यानी सम्राट अशोक का पहला शिलालेख किसने खोजा था, कैप्टन बट ने। ये जो भाब्रू शिलालेख है ना, यही सम्राट अशोक का क्या है, पहला शिलालेख। फिर हमने चर्चा की कि 1936 के अंदर दयाराम शाहनी ने किस स्थल की खोज की थी, बेराट स्थल की। और फिर हमारी चर्चा हुई उत्खनन के कार्य को लेकर, जहां पर नील रतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा बेराट का क्या किया गया, उत्खनन किया गया। इसके बाद में फिर हमने चर्चा की कि ये जो बेराट स्थल है इसका प्राचीन नाम क्या था और इसका टाइमिंग क्या है। और दूसरी विशेष बात, एक इतिहासकार जिनका नाम है सत्य प्रकाश, उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के जाने से जो हमने खोया है, बेराट से मिलने से हमने उतना ही पा लिया है। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदारो आज वर्तमान के अंदर कहां है, पाकिस्तान में। और बेराट स्थल के अंदर जो हमें जानकारी मिलती है वो कहां से लेकर कहां तक है, तो पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक। फिर हमने यहां चर्चा की, जैसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि बिज्जक की पहाड़ी, भीम डूंगरी या फिर महादेव डूंगरी या गणेश डूंगरी निम्न में से कहां से मिली है, तो याद रखना है बेराट से। फिर हमने इन पहाड़ियों की चर्चा की, जिसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिज्जक की पहाड़ी। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि बिज्जक की पहाड़ी की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। यहां पर एक शिलालेख मिला जिसका नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख। ये भाब्रू शिलालेख हमें मौर्य काल और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देता है। जहां पर हमारे सामने महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी जानकारी जिस अभिलेख में मिलती है या जिस शिलालेख में, वो कौन सा है, भाब्रू शिलालेख। आज वर्तमान के अंदर ये कौन से संग्रहालय में है, इसीलिए इस भाब्रू शिलालेख का ही दूसरा नाम क्या है, क्योंकि मिला बेराट से है, वर्तमान में कहां है, कलकत्ता संग्रहालय। फिर इसके बाद में हमने यहां जैसे भीम डूंगरी है, यहां पर एक जलाशय मिला था जिसका नाम क्या है, भीमलत जलाशय। ये जो भीम है ये कौन सा है, पांडवों वाला भीम है, यानी कि महाभारत की जानकारी मिलती है। और उसके अलावा यहां पर महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी, जहां से किस प्रकार के मंदिर के अवशेष मिले। अभी तक हमने पाषाण काल से लेकर लोहे युगीन तक जितने भी स्थल पड़े हैं उनमें केवल ये पहला बेराट स्थल है जहां से किसकी जानकारी मिलती है, मंदिर की। जैसे मूर्तियां तो हमें बहुत सारी मिली थी, जैसे कुमारी देवी की मूर्ति हमने कहां से पढ़ी थी, कहां से मिली थी कुमारी देवी की मूर्ति, तो वो है कालीबंगा से। जैसे हमने एक मिट्टी से निर्मित बेल की भी मूर्ति मिली थी जिसे हमने नाम दिया था बनाशियन बुल। कहां से मिली वो बनाशियन बुल, तो वो शाबाश, वो मिली थी हमें आहट से, इंपॉर्टेंट। तो यहां से ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में फिर हमने चर्चा की कि इसी बेराट से हमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमने चर्चा की कि हमारे जयपुर के ही एक राजा जिनका नाम है सवाई राम सिंह सेकंड, इनके समय उत्खनन का कार्य हुआ था और हमें यहां से एक क्या मिली थी, स्वर्ण मंजूषा, यानी कि एक कलश मिला था जिसके अंदर गौतम बुद्ध की अस्थियां थी। क्योंकि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शरीर के 8 टुकड़े किए गए थे और अलग अलग दिशाओं में। तो एक यहां पर भी है हमारे यहां राजस्थान के अंदर बेराट में। इसके अलावा हमें बेराट से क्या क्या मिला है, तो बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार मिले हैं। ये जो बौद्ध मठ है इनकी जानकारी एक चीनी यात्री है जिसका नाम क्या है, हेंगशुआंग। हेंगशुआंग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है शियों की। इसके अंदर हेंगसोंग ने बताया था कि बेराट के अंदर क्या थे, बौद्ध मठ।
ये अच्छा क्वेश्चन है कि हैंगसांग ने बेराट को क्या नाम दिया था? पोरलिए तोली। और इसके अलावा जो बेराट के अंदर बौद्ध मठ थे उनको नष्ट किसने किया था? मिहिरकुल ने। और ये मिहिरकुल कौन था? हूण शासक। यहां तक पढ़ा, यहीं तक लिखा था। हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे, जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे। इसके अलावा देखो बेराट से हमें और क्या क्या मिला है, वो सबसे महत्वपूर्ण अब आपके सामने। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहां से ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बोर्ड पर देखिएगा आप एक बार। बेराट स्थल, बेराट स्थल से हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो है आपके यहां से सिक्के। बेराट स्थल से हमें क्या मिले हैं? सिक्के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बेराट स्थल से हमें कुल कितने सिक्के मिले हैं? तो याद रखिएगा 36। टोटल कितने सिक्के मिले हैं? तो ये क्वेश्चन तो बन सकता है केवल आंकड़ों से कि लोहे युगीन स्थल बेराट स्थल से कुल कितने सिक्के खोजे गए थे? 36। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो टोटल 36 सिक्के यहां से मिले हैं हमें, इनमें से आपको याद रखना है कि जो 8 सिक्के हैं ये 8 सिक्के तो थे आपके आहत सिक्के। 8 सिक्के क्या थे? आहत या पंचमारक सिक्के। आहत या पंचमारक सिक्कों का मतलब है कि वे सिक्के जिन पर आघात या पंच करके बनाए जाते हैं। जैसे किसी पेपर पे सील लगाते हैं ना, वैसे सिक्के बनाए जाते थे। और ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, प्राचीन मुद्रा। तो बेराट से हमें टोटल कितने सिक्के मिले थे? 36 में से 8 सिक्के तो कौन से हैं? आहत या पंचमारक सिक्के। पीछे कितने बचे? मैथ बहुत मजबूत होगी आपकी। 36 में से 8 गए, कितने बचे? तो याद रखिएगा टोटल जो बाकी सिक्के बचे वो कितने सिक्के हैं? 28 सिक्के। ये जो 28 सिक्के हैं ये सिक्के कहलाए थे इंडो ग्रीक सिक्के। इंडो ग्रीक सिक्कों का मतलब यह है कि इसके अंदर जो सिक्के हैं वो हिंद यूनानी सिक्के हैं। हिंद यूनानी सिक्के। तो आपको यहां से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्न में से राजस्थान का वह स्थल जहां से इंडो ग्रीक सिक्के या फिर हिंद यूनानी सिक्के खोजे गए वो स्थल कौन सा है? आपके बेराट। और कितने सिक्के मिले हैं? 28। आपको याद रखना है कि इन 28 में से, इन 28 सिक्कों में से 16 सिक्के जो हैं वो किसके थे? तो याद रखिएगा यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं थी। वो मिनांडर की मुद्राएं। और ये जो यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं थी 16, ये कौन से वस्त्र में लिपटी हुई मिली थी हमें? तो याद रखिएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में लिपटी हुई। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान के वह 2 स्थल जहां से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। तो एक तो आपके सामने लिखा हुआ है बेराट, और दूसरा कौन सा है? बालाथल। याद रखिएगा क्योंकि बालाथल वे स्थान है जहां से सूती वस्त्र का जो कपड़ा मिला है ना, वो हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र का कपड़ा है। याद रखना। तो बेराट से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो चाहे सिक्के हों और चाहे मुद्राएं हों, तो आपके यहां से एक क्वेश्चन बनता है। आपको पूछा जाता है कि बेराट से कुल कितने सिक्के या मुद्राएं मिली है? 36। 36 में से 8 कौन से हैं? आहत या पंचमारक सिक्के। इनमें से 28 कौन से हैं? तो इंडो ग्रीक सिक्के। इन 28 में से 16 किसके हैं? यूनानी राजा मिनांडर। अब क्वेश्चन आपके यहां से पूछे डायरेक्ट कि यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं कहां से मिली है? तो आंसर बेराट।
16 यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं कहां से मिली है? तो बेराट। बेराट से यूनानी राजा मिनांडर की कुल कितनी मुद्राएं या सिक्के मिले हैं? 16। या फिर इंडो ग्रीक सिक्के या हिंद यूनानी सिक्के कहां से मिले हैं? तो बेराट। या बेराट से इंडो ग्रीक कितने सिक्के मिले हैं? तो 28। जो भी क्वेश्चन हो सिक्कों से रिलेटेड ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात हुई सिक्कों की। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? टकसाल, याद रखिएगा। और बेराट से हमें एक क्या मिली है? टकसाल भी मिली है। सिक्के ढालने का स्थान टकसाल कहलाती है। मारवाड़ की टकसाल कहां है? ये तो जयपुर रियासत की टकसाल है जो बेराट के अंदर है। मारवाड़ की टकसाल कहां पर है? तो मारवाड़ की जो टकसाल है वो है कुचामन किले में। कुचामन का जो किला है ना, कहां पर है आज वर्तमान में? डीडवाना कुचामन में। वहां पर एक सिक्का निकला भी था, कौन सा, क्या नाम था सिक्के का? हम्म उस सिक्के का नाम था 31दा। 31दा नामक सिक्का कहां से है? कुचामन किले से। तो बेरार से ये जो टकसाल मिली है, इस टकसाल का निर्माण तो किसने करवाया था? याद रखिएगा, अकबर ने। और इसके अलावा ये जो टकसाल है, यहां पर जो तांबे के सिक्के ढाले गए थे, तांबे के सिक्के, हाँ, तांबे के सिक्के ढालने का जो कार्य यहां इस टकसाल में हुआ है, वो 3 मुगल बादशाहों ने किया था। एक तो है अकबर, एक है जहांगीर, और एक है, याद रखिएगा, शाहजहां। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक सिक्का अकबर का और भी था, वो था आपके एलची सिक्का। लेकिन ये सिक्का अकबर ने मेवाड़ के अंदर चलाया था, और वो भी चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद। चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ था अकबर का? तो आपको पता होगा, चित्तौड़ में टोटल 3 साके हुए हैं। एक तो हुआ है 1303 में, दूसरा हुआ है 1535 में, और तीसरा हुआ है 1567 टू 68। 68 के अंदर अधिकार करने के बाद अकबर ने चित्तौड़ में कौन सा सिक्का चलाया था? बिल्कुल सही है। तो बेरार से जब कोई सिक्कों या मुद्राओं से यदि कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपके सामने या तो टकसाल से है, और या फिर आपके सामने इन आंकड़ों से। उतारिए इनको। जहां तक पिछले सेशन में उतारा, जस्ट उसके आगे यही लिखना है। तो वैसे कुल कितने की स्थल पढ़ लिए हमने? कुछ आइडिया आपको? कितने की पढ़ लिए होंगे? 15-20? रंगमेल से हमें टोटल कितने सिक्के मुद्राएं मिली थी?
तो फिर 6 सिक्के कहां से मिले थे? 6 यूनानी मुद्राएं मिली थी कहीं से? आहड़ से। एक तरफ वो 4 स्थान दे देगा और सामने ये सिक्कों के आंकड़े और कहेगा मिलान करो, कर देना। मिलान सही, वो भी। हम्म। हम्म। आप ऐसे याद करने की टेंशन थोड़ी लेते हो, लेते हो क्या? कि मतलब कैसे याद होगा, क्या होगा, लेते हो? तो टेंशन नहीं लेनी है, एक बार में ये किसी को याद नहीं होते हैं। ठीक है? भगवान को भी याद नहीं होते हैं एक बार, और हम तो गलती से इंसान हैं। बार बार पढ़ेंगे तब जाके याद होगा। और ये सिक्के जो हैं, जैसे मैंने आपको सारे स्तर लिखा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जो घर पे आपकी रफ कॉपी है ना, जिसमें आप लिख लिख के पढ़ते हैं, उस कॉपी के अंदर हेडिंग डालनी है सिक्के, और फिर एक तरफ सारे स्थान और एक तरफ सारे सिक्के लिखने हैं। ठीक है? और मुझे भेज देना कि ये लिख लिया है सर मैंने। तो ऐसे बार बार लिखते हैं तब याद होता है। और दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, जीके। इससे इजी दुनिया में कोई सब्जेक्ट बना ही नहीं है आज तक। क्या लगता है आपको? हाँ, सही तो है। हाँ, रंग महल से हमें 105 मुद्राएं मिली थी टोटल। नोहे कौन से काल की सभ्यता है? नोहे अभी हम पढ़ेंगे लोहे युगीन सभ्यता। ठीक है? लिख लिया सभी ने? तो सबसे अच्छा कोई बैराट से क्वेश्चन आता है तो एक तो बीजक की पहाड़ी, भाबरू शिलालेख, और उसके अलावा इन सिक्कों से क्वेश्चन बनने की संभावना। इन्हीं से यदि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके सामने क्वेश्चन जहां से बनेगा वो है ये 4 बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां 37 में कैप्टन बर्ट, 71-72 में कार्लाइल, 36 के अंदर दयाराम शाहनी, और 62 के अंदर नील रतन बेनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। वो इन सब को एक साथ में लेके आपको क्वेश्चन बना सकता है कि निम्न में से वह व्यक्तित्व जिनका संबंध बेराट स्थल से नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी नील रतन बैनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कैलाशनाथ दीक्षित, और ऑप्शन नंबर डी राखलदास बैनर्जी। जैसे कालीबंगा से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वह व्यक्तित्व जिनका संबंध कालीबंगा के उत्खनन से नहीं रहा है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है ब्रजबासी लाल, ऑप्शन नंबर बी आता है बालकृष्ण थापर, ऑप्शन नंबर सी आता है एमडी खर्रे, और ऑप्शन नंबर आपके सामने आता है अगला आरसी अग्रवाल। तो वहां पर याद रखना है आरसी अग्रवाल, क्योंकि बीबी लाल, बिक्के थापर और एमडी खर्रे, इन तीनों का संबंध रहा है कालीबंगा के उत्खनन से। कंप्लीट है आपके सामने बेराट की बात। एक दो जो बात है बेराट की, वो जब हम अगला बिंदु पढ़ेंगे ना, जनपद, उस समय आपको मैं बताऊंगा। ठीक है? चलिए चलिए, फिर अगला स्थान आप हेडिंग डालिए। ये आपके कंप्लीट। अगला स्थान है आपके रेड सभ्यता। हाँ, रेड सभ्यता। सबसे पहली बात, रेड सभ्यता से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके सामने पहला क्वेश्चन है ये, रेड सभ्यता कहां विकसित हुई है? तो पहले भी टोंक में, अब भी टोंक में। ठीक है? ये जो नए जिले बने हैं, इससे टोंक पर कोई प्रभाव पड़ा है क्या? जो अभी नए जिले बने थे 7 अगस्त 2023 को, उससे टोंक जिले पर कोई प्रभाव है? क्वेश्चन तो पूछेगा ना आपको।
कोई प्रभाव है क्या टोंक पर, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको तो ऐसे तो ठीक ही लगता है, टोंक तो टोंक ही है। ऐसे तो ठीक ही लग रहा है। क्या प्रभाव पड़ा है इस पर कुछ? तो प्रभाव पड़ा है। टोंक का कुछ भाग है वो कौन से जिले में मिलाया गया है? केकड़ी में। जैसे आप बिशलपुर बांध पढ़ते हैं और बिशलपुर परियोजना पढ़ते हैं, तो बिशलपुर बांध तो आज भी टोंक में है, लेकिन बिशलपुर परियोजना केकड़ी में। तो मतलब इस पर प्रभाव पड़ा है। क्या राजस्थान के अंदर जो 3 नए घोषित जिले हैं, कौन कौन से? 3 नए जिले घोषित भी तो है ना, बने नहीं है अभी। एक मालपुरा है, एक सुजानगढ़ है, और एक आपके कुचामन है। ये 3 जिले अभी घोषित है, बने नहीं है और ना बनेंगे। इसमें याद रखना, यदि ये जिला बना तो ये मालपुरा भी किससे अलग होगा? इसी टोंक से अलग होगा। ठीक है, तो ये 3 है जो घोषित है, बने नहीं है, याद रखना। तो रेड जो सभ्यता है वो कहां पर है? याद रखिएगा टोंक जिले में। पूछा जाए ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा ढील नदी के किनारे। ढील नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। यदि हम बात करें इसकी खोज की, तो याद रखिएगा रेड सभ्यता की जो खोज है वो 1938 के अंदर के एन पुरी द्वारा की गई। पूरा ही नाम लिखो, केदारनाथ पुरी द्वारा। केदारनाथ पुरी द्वारा इस रेड सभ्यता की खोज की गई। ये जो रेड सभ्यता है, इससे सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसके उपनाम का, क्योंकि रेड सभ्यता को कहा जाता है प्राचीन भारत का टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर। टाटानगर क्या है ये? क्यों बोलते हैं इसे भारत का प्राचीन टाटानगर? मतलब टाटानगर कुछ खास है? क्या है टाटानगर? हाँ, यहां पर कंपनियां हैं, और वो भी किससे संबंधित है? लोहे से संबंधित है ना? पढ़ते हैं आप, इसको विस्को टिस्को कंपनियां ना, ये सब क्या है? तो इसका मतलब रेड सभ्यता जो है, याद रखिएगा यहां से हमें लोहे सामग्री या फिर लोहे के भंडार मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी रेड सभ्यता से 3075 मुद्राएं मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, 3075 मुद्राएं मिली। मुद्राओं की बात करते हैं तो देखो, 36 हमें मिली है कहां से? बेराट से। इनमें से 8 तो है आहत, 28 है इंडो ग्रीक, 16 है यूनानी राजा मिनांडर की, 6 हमें जहां से हमने पढ़ी है वो है आपके आहड़, और आहड़ से जो मिली है वो यूनानी है। ठीक है, वहां पर एक खास बात भी तो थी कि आहड़ से हमें जो यूनानी सिक्के मिले हैं, यानी कि वहां पर एक चित्रण भी तो मिला है अपोलो का, और एक तरफ लक्ष्मी का अंकन, शाबाश। और इसके अलावा जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि रंग मेल से भी हमें कितने सिक्के मिले हैं, और याद रखिएगा रेड सभ्यताओं से कुल कितनी मुद्राएं मिली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस उतारिए।
ये सिक्के, ये जो हमें मुद्राएं मिली है ना, ये आपके किसके हैं? मालव जनपद के सिक्के हैं, ठीक है। मालव जनपद वे यूनानी शासक, यूनानी शासकों के सिक्के हैं। इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि रेड सभ्यता से मालव जनपद के वे यूनानी शासकों के कुल कितने सिक्के या मुद्राएं मिली है, तो याद रखिएगा 3000 पेज। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ मेहराम स्टार्ट तो हो गई है ना। चले आगे। चलिए, तो ये आपके सामने कंप्लीट रेड सभ्यता। सबसे अच्छा तो क्वेश्चन यही है जो आज तक पूछा जाता है, वो है प्राचीन भारत का टाटानगर। यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो वो ये है कि निम्न में से वह स्थल जहां से लोहे के सर्वाधिक भंडार मिले हैं रेड सभ्यता से, या फिर मुद्राओं का याद रखना। अगली जो एक लोहे युगीन सभ्यता है वो है आपके सामने नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता, नोहे सभ्यता के बारे में, तो वैसे नोहे सभ्यता है वो किस जिले में है, तो आपको याद रखना है भरतपुर में। और आप जानते ही हैं कि भरतपुर से एक जिला अलग हुआ है, कौन सा? डीग। बट ये कहीं है भरतपुर के अंदर ही है, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है रूपारेल। ये जो रूपारेल नदी है ये किस प्रकार का अपव्यय तंत्र का भाग है? आंतरिक अपवाह तंत्र का। शाबाश। रूपारेल नदी का उद्गम जहां से होता है वो कौन सा स्थान है? हाँ, उदयनाथ की पहाड़ियां, जो कि आपके कहाँ है? अलवर। अलवर से चलती है ये डीग, और डीग से चलती है ये भरतपुर, और भरतपुर में बयाना के पास में ये लुप्त हो जाती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब यही होता है, ऐसी नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता है, वो कहीं पर भी बीच में लुप्त हो सकती है। तो उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? रूपारेल नदी। इसी रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर जिले के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम है नोहे सभ्यता। वैसे रूपारेल नदी जो है वो आपके अलवर, डीग और भरतपुर, 3 जिलों के अंदर इसका बहाव है, ठीक है। यहां पर यह सभ्यता विकसित है जिसका नाम है नोहे सभ्यता। इस नोहे सभ्यता की हम बात करते हैं तो खोज, तो याद रखिएगा इसकी जो खोज है वो 1963 और 64 के मध्य, और करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है आर.सी. अग्रवाल। पूरा नाम लिख देता हूं इसका। पूरा नाम है इसका रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। तो अभी एक नाम ऐसा ही और चर्चा में है। हाँ, यस, एक ये और एक चर्चा में है ये। नोहे सभ्यता की खोज करने वाला बंदा तो कौन है? आर.सी. अग्रवाल, यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल। और अभी चर्चा में 2 व्यक्ति हैं, एक है रतन कुमार, एक है आर.के. अग्रवाल। कौन है ये, बता सकते हैं? जैसे आपने बताया बिल्कुल सही है। ये जो अग्रवाल है ये तो कौन है? हाँ, महाधिवक्ता बने अभी, और वो भी कौन से बने हैं? राजस्थान के 19वें। और ये रतन कुमार, नाम सुना कभी? रतन कुमार सांभरिया, पुरस्कार मिला इनको। और ये जो रतन कुमार सांभरिया है, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अभी आया था ना असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। रतन कुमार सांभरिया को जो अवार्ड मिला है वो मिला है मीरा पुरस्कार। और इनकी एक रचना है, एक उपन्यास लिखा था सांप। जैसे सूर्यमल मिशन पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। उनकी एक रचना है जिसका नाम है कुदरत सु कुचमाद। जैसे केंद्रीय साहित्य जो अकादमी है ना, उसके द्वारा राजस्थानी भाषा का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को।
उनकी रचना है कौन सी? प्लेक्टी प्रीत, और वो वर्तमान के अंदर डॉक्टर जेनान व्यास विश्वविद्यालय के अंदर क्या है? कार्यरत है। तो इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रतन चंद्र अग्रवाल। ये जो नोहे सभ्यता है इसका भी एक उपनाम है, इसे कहा जाता है आपके 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। इसका मतलब यह है कि यहां से हमें जो जानकारी मिलती है वो 5 युगों की मिलती है। कैसे? देखो, आजकल एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है, ये जो नोहे सभ्यता है, इस नोहे सभ्यता के अंदर जो उत्खनन का कार्य हुआ है, ये उत्खनन का कार्य कुल कितने स्तरों के अंदर किया गया है? तो याद रखिएगा 2 स्तरों में। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो स्तर हो गया आपके नहीं, आपको इतना भी नहीं सोचना है कि दूसरा स्तर कौन सा है। एक निचला स्तर है, एक ऊपरा स्तर है। आप क्या सोचने लगे कि मतलब पता नहीं क्या होगा, ऐसे? ऊपरी स्तर, ये 2 प्रकार से। यहां पर यदि हम चर्चा करते हैं कि हमें इस नोहे सभ्यता से कौन कौन से साक्ष्य या अवशेष मिले हैं, तो देखिएगा यहां से हमें जो साक्ष्य या अवशेष मिलते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो बात है वो है ये, यहां से हमें एक बाबा है जिसका नाम है झाक बाबा, हमें यहां से झाक बाबा की यक्ष मूर्ति मिली है। ये सिक्के, ये मूर्तियां जहां से मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है। झाक बाबा की यक्ष मूर्ति, अब ऐसा नहीं मतलब झाक बाबा थे जी, समझते हैं? तो ये तो कौन सी है? झाक बाबा की यक्ष मूर्ति। ऐसा ही एक फैक्ट हमने और लिखा था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से हमें गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है? गुरु शिष्य की मूर्ति। इसका मतलब यह है कि 2 दिन में केवल पटाखे छोड़े थे। हाँ, पर आप तो कह के गए थे ना कि मतलब 2 दिन में इतना पढ़ेंगे कि आते ही पूछ लेना, कुछ भी नहीं बताएंगे। अच्छा, ऐसे नहीं बताओगे? कहां से मिली थी वैसे गुरु शिष्य की मूर्ति? बालाथल से। यूनिक बात क्या है? बुना हुआ सूती वस्त्र। बागोर से इंपॉर्टेंट बात क्या है? राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। एक एक बात ऐसे यूनिक से पकड़ा करो आप कि मतलब सबसे यूनिक क्या है वहां। अब आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि कहां पर कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ी सब जगह मिल रही है। जो यूनिक बात है वो पूछता है। तो गुरु शिष्य की जहां से मूर्ति मिली है वो कौन सा स्थल है? वह है रंग महल। रंग महल की यूनिक बात थी, मैंने कहा था रंग महल की खोज भी सबसे यूनिक है। क्या है खोज यूनिक? क्योंकि बाकी जगह सब मेल हैं यानी कि पुरुष हैं, वहां पर फीमेल है। श्रीमती हनारिड जो कि शिवडन का एक दल था। तो ऐसे याद रखना और ऐसे इसको याद रख लेना। जैसे गुरु शिष्य की मूर्ति याद हुई थी ना आपको, वैसे इसको याद रखना है। यहां से हमें क्या मिला है? झाक बाबा की यक्ष मूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमें यहां से मिला है चित्रित धूसर मर्दभांड। चित्रित धूसर मर्दभांड का मतलब क्या? मर्दभांड का मतलब तो आप समझते हैं मिट्टी के बर्तन, ठीक है। लेकिन चित्रित धूसर मर्दभांड का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें यहां से इस प्रकार से कोई एक मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर चित्रित धूसर यानी कि जिस पर डिजाइन बनी हुई है।
भाई एक जगह तो खुदाई के अंदर केवल मर्द भांड मिल रहे हैं, मिट्टी के बर्तन। एक जगह खुदाई के अंदर हमें मिल रहे हैं चित्री धूसर मर्द भांड, यानी कि बर्तन तो मिल रहे हैं लेकिन उस पर डिजाइन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहां से बिना डिजाइन के मिल रहे हैं वहां के लोग गरीब रहे होंगे। भाई आप जब बाजार में जाते हैं, आप कोई बर्तन लेने की कोशिश करते हैं मिट्टी के बर्तन की, तो एक तो सिंपल सा होता है, एक ऐसा होता है जिस पर बहुत शानदार सी डिजाइन बनी हुई है। जिस पर डिजाइन नहीं है वो तो 80 रुपए का, और जिस पर डिजाइन है वो 120 रुपए का। फिर भी आप जुगाड़ करके 100 रुपए में उसे ले लेते हैं। हाँ? तो चित्री दूसर मर्दभांड का मतलब ऐसे मिट्टी के बर्तन जिन पर चित्र बने हुए हैं, वो यहां से मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, जैसे ये नोहे सभ्यता हमें कहां से मिली है? भरतपुर से। भरतपुर के अंदर ही एक स्थान है जिसका नाम है बयाना। बयाना स्थल है ना भरतपुर में। इस बयाना का प्राचीन नाम क्या है? तो इस बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंत। क्या नाम है? श्रीपंत। ये बयाना स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था? हाँ, नील की खेती। ये किस प्रकार की खेती है? क्या होती है नील वगैरह? नील क्या होती है? नील नील हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जगह बड़ा बुजुर्ग है नी, बे सांप और धोती रंगन ने काम लिया करे नील। पहले इसकी खेती हुआ करती थी, आगे चलकर ये केमिकल से बनने लगी। इस नील की खेती से संबंधित भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। कौन सा? गांधी जी वाला। कौन सा? चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण बिहार में है ना। 3 कटिया पद्धति जिसे बोलते हैं। कौन सी उपाधि मिली थी गांधी जी को वहां से? कि वाह गांधी जी वाह, मौज कर दी। कोई उपाधि दी थी गांधी जी को? कोई महात्मा की मिली है कि राष्ट्रपिता की मिली है? वैसे पता तो है ये किसने दी है। और राष्ट्रपिता की? इसका मतलब आपको नहीं, मतलब गांधी जी से लेना देना तो है ही, क्योंकि ये जो मेहनत हो रही है सब गांधी जी की नोट के लिए ही हो रही है। हाँ, तो नील की खेती से संबंधित है बयाना। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि बयाना में नील की खेती हुआ करती थी, इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? कि बयाना में नील की खेती थी, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बयाना में नील की खेती की जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है उस पुस्तक का नाम है रहला। ये कौन सी पुस्तक है? यहां हमने सोचा पृथ्वीराज रासो आएगी, वही तो फेवरेट है आपकी, या हमीर रासो होगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये जानकारी मिलती है रहला नामक पुस्तक से। इस रहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके सामने इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कि मोरको से आया था तुगलक वंश के समय। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रहला। उस रहला में बताया गया है कि बयाना जो स्थल है यहां पर नील की खेती हुआ करती थी। आरएसएस भी बोर्ड ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि इस बयाना में कौन से वंश ने राज किया था? बयाना में कौन सा वंश था, बता सकते हैं? हमारे राजस्थान में 2 ही वंश बड़े यूनिक हैं। एक तो भीनमाल में कौन सा वंश हुआ है? हाँ, गुर्जर प्रतिहार हुआ है। लेकिन उससे पहले कौन सा था? चावड़ा वंश। चावड़ा वंश नाम सुना आपने कभी? सुना ही है बट आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। आपने नाम सुना होगा बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जिसके अंदर हमारे राजस्थान का प्राचीन एक नाम राजस्थान आदित्य के रूप में मिलता है। वो जिस राजा से संबंधित है वो है राजा व्रमलात, वो चावड़ा वंश का है। तो हमारे राजस्थान में चावड़ा वंश हुआ है भीनमाल में। जबकि बयाना में जो वंश हुआ है ना, वो भी आपने नाम सुन रखा है बट आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, वो है वरिक वंश। अभी भी दिमाग में नहीं आया है तो आपको बता दूं कि हमारे राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है
वो इसी बयाना में बना हुआ है जिसका नाम है भीमलाट। उस भीमलाट का निर्माण जिसने करवाया है उस बंदे का नाम है विष्णुवर्धन वरिक। वो वरिक वंश का है। और विष्णुवर्धन जो वरिक है ये समुद्रगुप्त का सामंत था। किसका था? समुद्रगुप्त का। इसलिए आप पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है भीमलाट, उसका निर्माण किसके समय हुआ था? तो समुद्रगुप्त के समय, क्योंकि समुद्रगुप्त का ही सामंत था विष्णुवर्धन वरिक, वो वरिक वंश का था। ये जो बयाना है, इसी बयाना में आपके क्या बना हुआ है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। हाँ हाँ। और ये है आपके कौन सा? भीमलाट। और इस भीमलाट का निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखिएगा, विष्णु वर्धन वरिक। तो बता सकते हैं फिर राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है? तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ बना हुआ है मंडोर में, जो बनाया था प्रतिहारों ने। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ पूछे ना तो चित्तौड़ है, नो डाउट। ये जो बयाना स्थान है, याद रखिएगा, यहां से हमें कुमारगुप्त कुमारगुप्त के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, याद रखिएगा। किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के सिक्के। और इन सिक्के जो थे इन पर मयूर आकार था, इसीलिए बोलते हैं मयूर शैली के सिक्के। ठीक है। तो बस भरतपुर में दो ही स्थान प्रसिद्ध रहे हैं, एक तो नोहे वाला और एक वो पूरा थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है। तो पहले तो आपको ये उतारना है नोहे सभ्यता, फिर नोट करके ये पूरी चीजें लिखनी है आपको। हाँ, हिस्ट्री की बुक आएगी आपके इसी वीक आएगी। ठीक है, 2-3 दिन, क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टियां हो गई थी ना, इस वजह से।
अभी तो आपने नोहे ही नहीं लिखा होगा। चलो चलो लिखो लिखो, वो नोट करके लिखना बयाना वाला, ठीक है। तो बयाना का प्राचीन नाम तो चलो श्रीपंत है, तो फिर श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है? ये देखो आपकी तरह एक बहुत अच्छा सा नाम आगे श्री लगा हुआ है, ये किसका प्राचीन नाम है? अच्छा, मैंने सोचा आप कहेंगे नहीं सर ऐसे वैसे पूछो कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो हम बताएंगे श्रीमाल। हाँ भीनमाल जालोर में, बिल्कुल। पहले भी जालोर में था, अब भी कहाँ है? जालोर में। लिख लिया आप तो? चलिए, तो नोहे सभ्यता कंप्लीट, आपके लोहे युगीन सभ्यता है, याद रखिएगा। नोहे लोहे, और ये थोड़ा सा बयाना के बारे में जानकारी थी। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम दो स्थल एक साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि वो दोनों नाम से एक जैसे ही लगते हैं हमें। देखो, दो स्थल एक साथ लिखा रहा हूं आपको, और इन दोनों स्थलों से क्वेश्चन भी यदि कोई बनेगा तो वो एक लिमिटेड सा यही क्वेश्चन है। देखो, एक तो है नगर, और एक है नगरी। एक नगर स्थल है, एक नगरी स्थल है। ये जो नगर है स्थल, ये कहां है? तो याद रखना है टोंक में। जबकि नगरी कहां है? तो याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। ये जो नगर है ये कौन सी नदी के किनारे है? टोंक में है ये। टोंक में कौन सी नदी बहती है? बनास। बनास नदी है ना, जिसका उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, राजसमंद से चलती है, फिर वो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मतलब राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, और फिर सवाई माधोपुर। और ये आपके उसी बनास नदी के किनारे है। तो ये तो बनास नदी के किनारे, और ये नगरी जो है ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखना बेडस नदी के किनारे। बेडस नदी है ना, किसकी सहायक नदी है ये? बनास की। बनास की, क्योंकि गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर ही चित्तौड़गढ़ है। ये जो नगर है, इस नगर स्थल की खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो है आपके सामने के एन पुरी, यानी कि केदारनाथपुरी, ठीक है। और
इसकी खोज करने वाला जो व्यक्ति है वो है कार्लाइल। इससे पहले भी हमने एक जगह कार्लाइल लिखा था, बेराट के अंदर। बेराट के अंदर 1871 और 72 के अंदर भीमसेन की पहाड़ी से सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख खोजने का कार्य किया था। ये जो नगर है, इस नगर का अन्य नाम है, एक नगर स्थल का एक अन्य नाम है, इसे बोलते हैं खेड़ा सभ्यता। उसी प्रकार इसी नगरी का भी एक अन्य नाम है और इसका नाम है मध्यमिका। मध्यमिका। यहां जो नगर है, यहां से जो हमें सिक्के मिले हैं वो है मालव जनपद के सिक्के। मालव जनपद के सिक्के। जबकि नगरी से जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है सीवी जनपद के सिक्कों की। सीवी जनपद के सिक्के। ये क्या है? जनपद क्या है? जनपद क्या है? जनपद। नहीं नहीं, लिखो लिखो, लिखते लिखते सोचो, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे भी तो सही ना जनपद। कौन सा? कौन सा? हाँ, एक स्थान है ना, बिल्कुल है। अच्छा, आप उधर से आते हैं तो आपके दिमाग में आगे से। हम्म। हमारे राजस्थान में हाड़ौती एक क्षेत्र है ना, हाड़ौती एक गांव भी है। सीवी जनपद चित्तौड़। क्योंकि सीवी जो जनपद है इसी की राजधानी हुआ करती थी नगरी, और नगरी चित्तौड़ में। हाँ तो जनपद क्या पूछा था? कुछ जनपद क्या है? हम्म, ये लिख लिया, हेडिंग डालो फिर, ये जनपद। ये आपके कंप्लीट पूरा स्थल। स्थल में कोई रह गया है क्या इसमें? देखो, लोहे युगीन स्थलों में कौन कौन से स्थल लिखा दिए थे आपको? कोई बाकी रह गया क्या? ठीक है, ये रह गए थे। पहले एक बार वो लिखते हैं, फिर ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नोहे हो गया, नगरी और नगर। आगे आगे लिखो एक सुनारी सभ्यता। ठीक है, पहले सुनारी सभ्यता। सुनारी जो सभ्यता है
ये आपके आज वर्तमान के अंदर किस जिले में है? तो याद रखिएगा, सुनारी सभ्यता जो पहले खेतड़ी झुंझुनू, अब है ये नीम के थाना में। ठीक है, तो सुनारी सभ्यता कहां पर है? नीम का थाना, याद रखिएगा। दूसरी बात है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो नदी तो वही है, क्योंकि शेखावटी में नदी भी तो एक ही है ना, कांतली नदी। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि बंदे ने जीके पढ़ा तो है, लेकिन एक तो होता है कि डायरेक्ट रटा है ट्रिकों से। देखो, नो डाउट कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको ट्रिक से पढ़ना चाहिए, लेकिन जीके को कभी ट्रिक से पढ़ना ही नहीं चाहिए। बात तो ये है, आपने भी अपने जीवन में एग्जाम दिए होंगे, नो डाउट, सच सच बताना, दिए हैं आपने? एग्जाम हॉल में बैठे बैठे जीके का ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो ट्रिक से सोल्व किया था? हाँ, यानी कि ये जो 5 बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि क्या क्वेश्चन आते समय आपके दिमाग में ऐसा आता है कि हमने इसकी ट्रिक भी पढ़ी है? अक्सर हम देखते हैं कि जैसे आभूषण हैं, इनकी ट्रिकें बनाई जाती है, और ट्रिक होती है 1 फुट लंबी। सबसे पहली बात तो यह है कि गले के आभूषणों की ये रही 1 किलोमीटर में लंबी ट्रिक। पहले तो उस ट्रिक को याद करो, फिर उसमें ये याद करो कि इस के का मतलब ये के है, लेकिन उस के का मतलब वो भी के है। तो ऐसे ट्रिकों से याद नहीं करना है कभी। ठीक है, ट्रिक याद रह जाती है एग्जाम हॉल में। एक वो माइंड प्रेशर, एक हमारा एग्जाम का लेकर प्रेशर, एक सबसे बड़ा तो ये प्रेशर कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, वो सबसे बड़ा प्रेशर। हम तैयारी करते हैं, नो डाउट सब तैयारी करते हैं, एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हैं, तो उस समय हमें अपना पूरा जीवन काल घूमता है 1 मिनट के लिए कि हम पढ़ के आए हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो पूरा वही सोचते हैं। और उस समय हमारे माइंड में ये ट्रिक वगैरह कितनी क्या पड़ी है कभी नहीं आती है। और आजकल आरएसएस भी बोर्ड, आरपीसी इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो ट्रिकों से बनने वाला क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। उसने पूछ लिया कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, कौन सी नदी के किनारे? इसका मतलब यहां आपका एग्जामिनर नॉलेज चेक कर रहा है कि उस बंदे ने नदी को पढ़ा है, लेकिन क्या समझ के पढ़ा है कि वो नदी कहां कहां से गुजर रही है? तो वैसे ये आरएसएस भी बोर्ड ने पूछा था कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर है ना आसिंद भीलवाड़ा, वो खारी नदी के किनारे। अब सीधी वो ऐसे भी पूछ लेता कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे है, निम्न में से खारी नदी किस प्रकार का बहाव क्षेत्र है? ये भी तो नॉलेज वाली बात होती है। और जहां पर ये खारी नदी की बात हो रही है, वो खारी नदी बनास की सहायक है, और बनास चंबल की सहायक है। चंबल यमुना की और यमुना गंगा की। गंगा किस में जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो वो इस प्रकार से नॉलेज से कर ले। तो अब सिंपल सी बात है, शेखावटी में तो एक ही नदी है, कोई भी पूछेगा आपको किस नदी के किनारे है, कांतली नदी, सुनारी। सुनारी के खोज और उत्खनन की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसका जो कार्य है वो 1980 और 81 के अंदर किया गया था, और करने वाला भी विभाग था एक, कौन सा? राजस्थान पुरातत्व विभाग। इसका मतलब आपके सामने यहां से ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान पुरातत्व वे संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई? ना, तो आपको याद रखना है 1950 में। हाँ, वो दूसरा है भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग। ये भारतीय, सॉरी, ये राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग है। जबकि वो जो हमने पढ़ा था ना, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा 1871 वाला, वो है राजस्थान पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग, कार्लाइल द्वारा स्थापित जो था। ठीक है, तो इसकी खोज व उत्खनन कार्य। सुनारी जो सभ्यता है, याद रखिएगा, यहां से हमें किसकी जानकारी मिलती है? यहां से हमें लोहे घलाने की भट्टियां मिली है।
लोहे गलाने की भट्टियां। और ये कहा जाता है कि पूरे भारत में लोहे गलाने की सबसे प्राचीनतम कोई भट्टिया थी तो वो यही थी, कहां पर? सुनारी के अंदर। भारत में सबसे भारत में लोहे गलाने की सबसे सबसे प्राचीनतम भट्टियां यही है, याद रखिएगा। बस उतार लीजिए, ये सुनारी की बात है और कोई बात नहीं इसकी। हाँ बिल्कुल, बालाथल से मिलती है। जबकि बालाथल स्थाल तो जो है वो किसका केंद्र है? आहड़ का। आहड़ का है ना। जबकि आहड़ क्या है कि ताम्रपाषाण काल का स्थल। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल है, वल्लभनगर तहसील में ना। बालाथल जो स्थान है वो तो वल्लभनगर तहसील उदयपुर में। जैसे अभी हमने बयाना पढ़ा तो बयाना किला भी तो है एक। बिल्कुल। तो ये आपको टेक्निकल टीम बताएगी। कौन सी? ना ना, कांतली किसी, ये तो आंतरिक अफवाह तंत्र का भाग है। लिख लिया। होगी कोई अदर क्लास होनी चाहिए। चलो लिख लिए ये। चलिए अब देखिएगा, 3 स्थान लिख रहा हूं। एक तो है इशवाल। इशवाल, बांका गांव और गरदडा स्थल, ये तीनों भी एग्जाम ने वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसमें आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस्वाल स्थल से तो कोई क्वेश्चन आया है तो एक तो ये है कि इस्वाल जो स्थल है वो कौन से युग का है, तो लोहे युगीन स्थल है, नो डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इस्वाल है कहां पर, याद रखिएगा, उदयपुर। और इसी इस्वाल स्थल को उदयपुर की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। जैसे राजस्थान की औद्योगिक नगरी आप किसे कहते हैं? तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा है, राजस्थान का कानपुर कहते हैं उसे भी, ठीक है। लेकिन उदयपुर की औद्योगिक नगरी कौन सी है? इस्वाल। क्योंकि यहां से हमें 5 बस्तियों के प्रमाण मिले हैं।
जहां पर हमें सबसे बड़ा भाग तो लोहा मिला है। ठीक है। दूसरी बात, बांका गांव से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो ये कहां पर है बांका गांव, याद रखिएगा भीलवाड़ा में। इससे यदि कोई क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट तो वो ये है कि राजस्थान का वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम अलंकृत मर्दभांड मिले हैं। अलंकृत का मतलब राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत मर्दभांड, यानी कि जिन मर्द भांडों पर डिजाइन बनी हुई है वो सर्वप्रथम यदि कहां से मिले हैं, बांका गांव से। अगली बात है घरदड़ा स्थल, ये कहां है तो याद रखिएगा बूंदी में। और इसकी खास बात क्या है, हां, यहां से हमें सर्वप्रथम सर्वप्रथम ब्रड राइडर रोग पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। वैसे आप जब चित्रकला पढ़ते हैं तो इस नाम को जरूर पढ़ते हैं कि गरदड़ा जो स्थान है वो बूंदी के अंदर है। सर्वप्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड का मतलब पक्षी, राइडर का मतलब उड़ते हुए, रॉक का मतलब चट्टान, पेंटिंग का मतलब चित्र, यानी कि हमें एक ऐसा चित्र मिला है जहां चट्टान पर उड़ते हुए पक्षी का है। लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सर्वाधिक कहां से मिले हैं, तो याद रखना है बेराट से। जब आप चित्रकला पढ़ेंगे ना तब ये कुछ स्थान पढ़ेंगे आप स्पेशल, क्योंकि बात यहां केवल पेंटिंग्स की हो रही है, चित्रों की। तो जब आप राजस्थान चित्रकला पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चित्रों के कहां कहां से मिले हैं। जैसे सर्वाधिक शैल चित्रों की हम बात करते हैं तो वो हाड़ौती क्षेत्र आता है, जहां कोटा और झालावाड़ के अंदर। ये प्रमुख रूप से 3 स्थान उतारिए आप, और इनकी और कोई बात नहीं है और जानकारी है भी नहीं, बस इस इंपॉर्टेंस की वजह से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है हमें। भरतराज बेरवा टीम बता देगी आपको। लिख लिया। अब देखो कुछ स्थान है जो कि आपको केवल नाम से याद रखने होते हैं, लेकिन केवल नाम से
याद रखने से काम चलता नहीं है। कैसे? देखो ऐसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, फिर मुझे पता चल जाएगा कि नाम से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। कैसे? देखो ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से दिए गए स्थलों में पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, एक नंबर में दे रखा है जायल, 2 नंबर में दे रखा है इंद्रगढ़, 3 नंबर में दे रखा है भानगढ़, 4 नंबर में दे रखा है नेनेवा, और आंसर देना है कूट से। कूट से सही उत्तर का चयन करो। ऑनलाइन वालों में इनमें से भी जवाब दे दिया होगा, 1 नंबर 2 नंबर सी नहीं देना है, पहले पूरा क्वेश्चन तो देखो। कूट से सही उत्तर हाँ चयन करो। और फिर यहां है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, जहां पर है 1 व 2। ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी 2 3 और 4। और ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3 और 4। यहां पर हो सकता है कि स्थान बदल जाएंगे, क्वेश्चन यही आएगा। नहीं नहीं, कुछ कुछ तो बताओ ऐसे, मतलब ऐसे सीधा तो नहीं, कुछ तो बताओ। मैं फिर सारों से ही पूछ लेता। आपका आंसर क्या है इसमें? जायल और इंद्रगढ़ मतलब ए। और आपका? ऐसे ही पूछ रहे हैं, ऐसे ज्यादा लोड नहीं लेना। देखो 1 नंबर ऑप्शन दे दिया। हाँ यस। हाँ ऑप्शन है यस। नहीं, मैं मतलब आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करूंगा कि टिप्पे से कुछ नहीं होता है, इसलिए आंसर देता। हाँ यस। आपका? कुछ नहीं। आपका? बी यस। डी। चलो, इसका मतलब है कि ये मुझे आपको अभी लिखाऊंगा मैं आपको। वैसे मैंने आपको बहुत कुछ लिखाया है, लेकिन मैं अभी आपको ये लिखाऊंगा कि और कौन से स्थल हैं जो पूरा पाषाण कालीन स्थल है। देखो, सबसे पहली बात तो ये कहां कहां है ये तो आपको आइडिया होगा। जाइल कहां पर है? नागौर में है। ठीक है। भानगढ़ आपके कहां पर है? अलवर के अंदर है। नेनेवा कहां पर है? टोंक में। और इंद्रगढ़ कहां है? बूंदी में। इनमें से जायल, इंद्रगढ़ और भानगढ़, यानी कि 1 2 और 3, ये है सारे आपके क्या? पूरा पाषाण कालीन स्थल। जबकि जो नेनेवा है यह है लोहे युगीन स्थल, टोंक में है। और टोंक में अभी मैंने आपको 2 लिखाए थे, इसका मतलब वो भी क्या है? ये लोहे युगीन स्थल। इसका मतलब ऐसे काम चलेगा नहीं। ठीक है लिखो। हाँ ए होगा, सी होगा, डी, सारे ही होंगे, यानी कि बी होंगे। सबके आगे। चलो, तो देखो वैसे मैंने आपको शुरू के अंदर बहुत सारी बात, ये आप मतलब इसमें क्यों कंफ्यूज हुए इंद्रगढ़ में? अच्छा, भानगढ़ में क्यों कंफ्यूज हुए? इंद्रगढ़ में हमने क्या बात पढ़ी थी अभी तक? इंद्रगढ़ की क्या बात है जो आपने पढ़ी है? यस,
हमारे राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण या हथियारों की बात करते हैं तो उनकी खोज की थी सी ए हैकट महोदय ने। कहां से की थी? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से। मैंने कहा था यही क्वेश्चन याद रखना आपको, बट ठीक है, अच्छा ही तो है। अब देखो, पूरा पाषाणकालीन स्थल। वैसे मैंने आपको बहुत कुछ लिखा दिया है, ठीक है ना? जो लिखा है ना स्थल, वो वापस नहीं लिखूंगा। पहले एक पूरा डायग्राम बनाया है मैंने पाषाण काल का, जिसमें हमने 3 पाषाण काल लिखे थे: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में पढ़ा है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यहां पर वो स्थान लिखूंगा जो आपको नहीं लिखाए हैं अभी तक। तो एक तो यहां से क्वेश्चन बनता है पूरा पाषाण कालीन स्थल से। एक जो क्वेश्चन बनता है पाषाण काल के बाद में कौन सा आया था? तांबा। तो तांबे के भंडार कहां कहां से मिले, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद में लोहा है, लोहे युगीन स्थल। तो सबसे पहले आप लिख लो पूरा पाषाण कालीन स्थल, ये लिखो, ये लिखो पहले तो पूरा पाषाण कालीन स्थल। जायल, जायल कहां पर है? नागौर। दूसरा है डीडवाना, डीडवाना कहां है? डीडवाना, डीडवाना कुचामन में। नागौर से अलग हुआ था डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से अलग होगा कभी कुचामन। हमने कहा था 3 नई घोषित है उसमें। नंबर तीसरा है इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ स्थान कहां पर है? बूंदी में। फिर है आपके सामने भानगढ़, भानगढ़ कहां है? अलवर के अंदर। और एक आपको याद रखना है दर, दर कहां है? भरतपुर। उतारिए। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं एग्जामिनर के। भानगढ़ को क्या बोलते हैं वैसे? भुट्टों का गढ़। भुट्टों की नाडी किसे बोलते हैं? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर 2016। भुट्टों की नाडी किसे कहते हैं? भुट्टों का गढ़ तो भानगढ़ है, ये आपको पता है। भुट्टों का गांव भी आपको पता है, कौन सा है? गांव नहीं पता है क्या आपको? कुलधरा, जैसलमेर। और भुट्टों की नाडी है जोधपुर। 3 क्वेश्चन है ये भूतों से, और ये तीनों ही भूत एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे गढ़ हो, चाहे आपके गांव हो, चाहे आपके नाडी हो। अब जो चौथा क्वेश्चन भूत से बनेगा ना, वो है भूतों की बावड़ी।
चलिए आगे लिखिएगा आप, ताम्र भंडार के स्थल, यानी कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से स्थान हैं जो तांबे से संबंधित है। वैसे मैंने आपको बहुत सारे स्थान लिखा दिए हैं, दिखाई दे, यस। अब देखो यहां पर कुछ स्थान और लिखा देता हूं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कभी, कुराड़ा। नहीं, आपने कुराड़ा क्यों सुना है, आपने सुना है कुंवारा, हाँ, लेकिन एक है कुआड़ा। वो सुना है कभी? ये तो मैं बता दूंगा, कुआड़ा। कुआड़ा का एक युद्ध हुआ है इतिहास में, मतलब वर्तमान के अंदर कुआड़ा जहां एक युद्ध हुआ है पहले कभी। तांत्या टोपे हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। 8 अगस्त को और 9 अगस्त को एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है कुआड़ा का युद्ध, भीलवाड़ा। तो एक तो वो कहां है, भीलवाड़ा, लेकिन ये कुराड़ा कहां है? ये कुराड़ा है आपके परबतसर तहसील में। और परबतसर तहसील जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। और परबतसर तो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। क्यों परबतसर चर्चा में, क्यों? और खास बात, परबतसर का एक गांव चर्चा में क्यों? देखो करंट का है, आज के बाद में आगामी 1 साल तक जितने भी एग्जाम होंगे, क्वेश्चन उस एक फैक्ट से जरूर आएगा प्रत्येक एग्जाम में। और वो गांव है पीहे गांव। क्यों है ये चर्चा में? ऐसा क्या हुआ है करंट में अभी? मतलब इतनी बात है कि आगामी 1 साल तक वो क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई खास चीज है करंट की। अभी हाल ही के अंदर 9 जनवरी 2024 को माननीय राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा क्या वितरित किए गए थे? वितरित किए गए थे अर्जुन पुरस्कार। क्या दिए गए थे? और ये जो अर्जुन पुरस्कार है, हमारे राजस्थान की एक महिला भी है जिसे दिया गया। यस, महिला घुड़सवार जिसका नाम क्या है? दिव्य कीर्ति सिंह। हमारे राजस्थान की प्रथम महिला घुड़सवार जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला है, उसका जन्म जिस गांव में हुआ है वो गांव कौन सा है? पीहे गांव। ये पीहे गांव कौन सी तहसील में है? परबतसर में। इसका मतलब है पेपर नहीं पढ़ते हो। पेपर पढ़ तो लें, लेकिन पेपर में भी क्या पढ़े? हाँ, कुराड़ा, कुराड़ा याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक ये स्थान, थोड़े ऐसे ऐसे स्थान लिखा देता हूं। मल्हा। मल्हा कहां है? भरतपुर। मतलब इतने सारे स्थल पढ़े हमने सभ्यताओं को, उनके पढ़ने के बाद में जब ये स्थान पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि यही आएंगे एग्जाम में? नहीं आ रहा ऐसे? मतलब इतने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं आपके लिए, देखो, वाह। ये कहां है? चित्तौड़गढ़ में। एक है साबणिया, कहां है? बीकानेर। हाँ शाबाश, ऑनलाइन वालों को बहुत ध्यान है भाई, ध्यान रखना। उन्होंने बिल्कुल बताया है अर्जुन अवार्ड।
आगे लिखो। तो वो हो गया आपके पूरा पाषाणकालीन स्थल, ये हो गया आपके ताम्र भंडार मिले हैं यहां से, ठीक है। और अब लिखिएगा लोहे युगीन। इसमें लिख लीजिए नंबर 1 भीनमाल। भीनमाल कहां? जालोर। नेनेवा। टोंक। ये देखिए क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे, ये रहा। नंबर 3 सांभर। सांभर कहां है? जयपुर ग्रामीण। नलियाशर। जयपुर ग्रामीण। नंबर 5 तरखान वाला डेरा। अनूपगढ़। पहले गंगानगर पढ़ा करते थे ना। हम्म, ये वही है। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब आपके आपको बहुत सारे स्थान लिखाए हैं। आप जब ये पलट के देखोगे अपनी पूरी कॉपी, तो इसके अंदर आपको जो स्थान नहीं लिखाए वो आपके सामने ये रहे, इनसे संबंधित। और बाकी जो हमने पढ़े थे पूरी डिटेल से पढ़े। जैसे आपको पहले मैंने वो लिखाया पूरा पाषाण काल, तो उसके स्तर लिखाए। फिर ताम्र पाषाण काल, तो उसके स्तर लिखाए। फिर कांस्य युगीन लिखाए, तो उसके स्तर लिखाए। फिर लोहे युगीन लिखाए, तो उसके लिए अच्छा उनको लिखाया तो लिखाया, उनकी पूरी डिटेल लिखाई आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट। इसके अलावा भी कुछ और स्थान हैं जो इस स्थल के रूप में आते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि चित्रकला आप पढ़ते हैं, तो और बहुत सारे स्थान आप पढ़ लेते हैं वहां, ठीक है। अब यहीं से इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो हम यहां पढ़ेंगे। वो हेडिंग डालिए जनपद व्यवस्था। राजस्थान में, राजस्थान में जनपद स्थल। कोई भी पेपर उठाना आप अपनी इच्छा से, जो भी आपकी इच्छा है, ईओ आर ओ आर एस एस आई, जो भी, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा आपको जनपद से। और मजे की बात है एक पेज का जनपद है केवल, और उस एक पेज से क्वेश्चन आता है। पीछे वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो डाउट, पुरातात्विक स्थल और सभ्यताओं से। जनपद, जनपद क्या होता है? देखिए, जनपद होता है आपके वैदिक काल में राज्य को क्या कहा जाता था? जनपद। जन का मतलब है लोग, यानी कि लोग, जनता। और पद का मतलब है चरण। पर इतना क्यों? कौन सा हिंदी पढ़ रहे हैं और इतना क्यों आएगा?
बस इतना आपको याद रखना है कि वैदिक काल के अंदर जो राज्य हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? जनपद। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के ये 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। फिर आप उधर से पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के 9 जिले सीमा लगाते हैं, लेकिन 2 प्रांत भी सीमा लगाते हैं। प्रांत का मतलब हम जिसे राज्य बोलते हैं उसे वहां बोला जाता है प्रांत। तो इसी प्रकार वैदिक काल के अंदर राज्य को क्या कहा जाता था? जनपद। अब वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर है। हमारे यहां पर कुछ भाग हैं। जैसे एक तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कुल महाजनपद कितने थे? वैसे नहीं आएगा, 16। ठीक है। इनमें से हमारे राजस्थान में केवल एक है। 16 जो महाजनपद है ना, इनमें से एक जनपद है जिसका नाम क्या है? मत्स्य जनपद। और ये जो मत्स्य जनपद है, इसी मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी कौन सी? विराटनगर। और ये जो विराटनगर है ये आपके बेराट, और आज ये विराटनगर जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? कोटपुतली, बहरोड। बात क्या है इसकी? ये है कि ये जो स्थान है विराट, इसी विराट के राजा हुआ करते थे राजा विराट। विराटनगर के ही राजा थे कौन? राजा विराट। राजा विराट के पास ही, याद रखिएगा, पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया। 1 वर्ष का जो ज्ञातवास है वो व्यतीत किया। यानी कि ये जानकारी जो है वो किस समय की है? महाभारत की। आप कोई सा भी पेपर उठाएंगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो इसी जनपद से रिलेटेड है, मत्स्य जनपद। उतारिए।
ठीक है, देखिए ये तो आपने कौन सा जनपद पढ़ा था? मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, विराटनगर आज वर्तमान में कोटपुतली बेहरोड, और विराटनगर के ही राजा थे विराट, जिनके पास पांडवों ने अपना क्या बिताया था? अज्ञातवास। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपके सामने शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी है मध्यमिका या नगरी, जो कि आज वर्तमान चित्तौड़गढ़। इसका जो उल्लेख है वो दो ग्रंथों में है। यही क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड द्वारा पूछा गया कि राजस्थान में वह स्थल जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में है। इसका मतलब यदि हम ऐसे जानकारी यहां से लेना चाहें, क्वेश्चन तो यही है आपके सामने केवल कि महाभारत और महाभाष्य में क्या हो उल्लेखित। लेकिन यहां हम चर्चा थोड़ी और करें। जैसे महाभारत है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। अच्छा, महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। और महाभाष्य, ये तो महाभारत, और ये कौन सा है? महाभाष्य। इसके लेखक कौन है? पंतजलि। ठीक है, व्याकरण है ये एक। तो आपको पूछा केवल इतना ही जाएगा कि निम्न में से वह स्थान जिसका उल्लेख इन दोनों में मिलता है, महाभारत और महाभाष्य में। उतारो शिवी जनपद के बारे में। हाँ, तो हमारे राजस्थान में इन 16 माह जनपदों में से एक ही जनपद है। कौन सा? मत्स्य। बाकी ये सारे जनपद हैं। एक तो महाजनपद होता है और उसके भाग दूसरे कौन से? जनपद, याद रखना। ठीक है, ये हो गया। एक नोट करके लिख लो आप। मतलब पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तो पूछा जा सकता है। पूछा आपको ये जा सकता है कि निम्न में से वह स्थल, यानी कि राजस्थान का जो जिस सिवी जनपद की राजधानी क्या है? मध्यमिका। इसी मध्यमिका या नगरी पर याद रखिएगा किसका आक्रमण हुआ है? यवनों का। यवनों का आक्रमण हुआ है मध्यमिका पर। और ये जानकारी किसने दी है? ये जानकारी दी है पाणिनि ने। और पाणिनि की कौन सी रचना? पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में। तो क्वेश्चन तो आज तक ये पूछा गया था, देखो, कि वह स्थान जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे स्थान जिसका उल्लेख महाभारत महाभाष्य वे अष्टाध्यायी में है। तो याद रखना मध्यमिका। ऐसा भी बने, ये नोट लगा के लिखिए आप। लिख लिया?
नेक्स्ट, अगला जो जनपद है वो है आपके योध्य जनपद। लिख लिया ना सबने? ये थोड़ा यूनिक है तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। यवन। अगला देखिए, अगला जो जनपद है वो है आपके योध्य जनपद। देखिए, जब हम बात करते हैं योध्य जनपद की, जैसे योध्य जनपद, योध्य जनपद सबसे पहली बात तो है कि ये राजस्थान के कौन से भाग में है, तो याद रखिएगा उत्तरी राजस्थान। ठीक है, और उत्तरी राजस्थान के अंदर योध्य जनपद का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़, याद रखना है गंगानगर, और याद रखना है अनूपगढ़। इन 3 जिलों का जो क्षेत्र है वो कौन सा? योध्य जनपद। गंगानगर, हनुमानगढ़, और याद रखिएगा अनूपगढ़। इस जनपद का नाम है योध्य जनपद। योध्य जनपद इसीलिए है क्योंकि यहां पर ये योध्य एक जाति है, और उस जाति का नाम योध्य जाति इसीलिए क्योंकि ये जाति युद्धप्रिय हुआ करती थी। योध्य जाति यानी कि युद्ध प्रिय जाति थी ये। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि एक तो हमारे राजस्थान में योध्य जनपद कहां है, तो उत्तरी राजस्थान में। किन किन जिलों में है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि रुद्र दामन अभिलेख के अंदर हमें जानकारी मिलती है कि इसी योध्य जनपद ने योध्य जनपद ने कुषाणों को नष्ट किया था। नष्ट किया तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से वह जनपद जिसने कुषाणों को नष्ट किया है वो कौन सा है? योध्य जनपद। बस इतनी जानकारी उतारी। लिख लिया? तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन। बाकी की चर्चा हम करेंगे कल।